500 साल पहले नूरगढ़ के एक सुनार ने अपनी बेटी की मुस्कान के लिए ऐसा हार बनाया जो लम्हों को कैद कर दे। ये कहानी पेश कर रहा है केटी स्टोरीज वॉइस। रात के सीने पर चांद अपनी अधूरी किरणों के साथ लेटा हुआ था। हवा में चंदन की खुशबू घुली हुई थी और फिजा में एक अजीब सी खामोशी बिखरी थी, जैसे वक्त ने खुद अपने कदम रोक लिए हों। यह सल्तनत नूरगढ़ थी, एक ऐसी सरजमीन जो अपने बादशाह शाह मुराद की शान और शौकत पर नाज करती थी। वो जमाना था जब दौलत के जेवर से ज्यादा वक्त की कद्र थी, मगर शाह मुराद के दिल में बस एक ही हसरत थी, अगर कोई लम्हा हमेशा के लिए ठहर जाए। और यहीं से शुरू हुई वक्त के जेवर की कहानी। नूरगढ़ के बाजार में एक शख्स रहता था, नाम था फजलुद्दीन सुनार। चेहरे पर वक्त की धूल, आंखों में आग, मगर होंठों पर हमेशा खामोशी। लोग कहते थे कि वो जेवर बनाते वक्त किसी से बात नहीं करता, जैसे धात से कलाम करता हो या शायद खुद वक्त से। फजलुद्दीन की उंगलियां जब सोने को छूती तो जैसे वो धात सांस लेने लगती, और जब वो चांदी पर हथौड़ी चलाता तो उसकी आवाज में नगमा घुल जाता। कहते हैं उसके बनाए जेवर पहनने वालों की तकदीर बदल जाती थी, मगर उसकी असली दौलत उसकी बेटी मेहरुन्निसा थी, एक नाजुक, रोशन और हंसती हुई रूह जो अपने बाप के अंधेरे में दिए की तरह जलती थी। मेहरुन्निसा के चेहरे पर वही नूर था जो कभी फजलुद्दीन के दिल में था। वो गांव के चश्मे पर फूल चुना करती और परिंदों से बातें करती। उसकी आवाज में मासूम यकीन था, जैसे वो समझती हो कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। फजलुद्दीन जब उसकी हंसी सुनता तो यूं लगता जैसे वक्त थम गया हो। वो अक्सर कहता, बेटी, अगर कभी वक्त मेरे हाथ आ गया तो मैं उसे तेरी हंसी के लम्हे में रोक दूंगा। और मेहरुन्निसा हंसकर कहती, अब्बा, वक्त तुम्हारे जेवर की तरह सोना नहीं, हवा है, हाथ में आता है तो निकल भी जाता है। ये अल्फाज उसी दिन तकदीर के दफ्तर में दर्ज हो गए थे। एक दिन महल के दरवाजे पर शाह मुराद का कासिद आया। फजलुद्दीन को हुक्म मिला, बादशाह सलामत तुम्हें दरबार में बुलाते हैं, एक खास काम के लिए। फजलुद्दीन ने दिल में हैरत महसूस की, मगर खामोशी से कले की राह ली। दरबार में दाखिल हुआ तो संगे मरमर के स्तंभ चमक रहे थे और दीवारों पर सुनहरे नक्श ऐसे थे जैसे वक़्त के नक्शे हों। बादशाह तख्त पर बैठा था, आंखों में अजीब सी उदासी। फजलुद्दीन, उसने नरम आवाज में कहा, मैंने सुना है तुम्हारे हाथों में मोजिजा है। तुम जेवर नहीं बनाते, वक़्त बुनते हो। फजलुद्दीन ने सर झुकाकर कहा, जहां हुनर में खलूस हो वहां मोजिजा अपने आप बन जाता है हुजूर। बादशाह मुस्कुराया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसा हार बनाओ जो वक्त को रोक सके, ऐसा जेवर जो लम्हे को कैद कर ले ताकि खुशी कभी मिट न सके। फजलुद्दीन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, जहां वक्त रुकता है वहां जिंदगी थम जाती है। हुजूर, क्या आप जिंदगी को रोकना चाहते हैं? बादशाह के चेहरे पर साया सा आया। हाँ, अगर उस लम्हे में मेरी महबूबा की मुस्कान महफूज हो जाए। ये कहकर उसने पर्दा हटाया। सामने मल्लिका जरीन चश्म की तस्वीर थी जो बरसों पहले वफात पा चुकी थी। फजलुद्दीन ने उस तस्वीर को देखा और उसके दिल में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। उन आंखों की खामोशी में वही नूर था जो उसकी बेटी मेहरुन्निसा की आंखों में था। उसने दिन रात महल के पिछवाड़े में खुद को कैद कर लिया। सोना, चांदी, नीलम, मरजान सब उसके सामने ढेर थे, मगर वो जानता था कि वक्त किसी धात से नहीं, याद से बनता है। वो हथौड़ी चलाता और हर चोट के साथ अपनी यादों को धात में ढालता। कभी बेटी की हंसी, कभी उसकी आवाज, कभी उसकी सांस की गर्मी, सब कुछ उस जेवर के अंदर समा रहा था। कहते हैं महल के उस हिस्से से कभी कभी घड़ी की सी आवाज आती थी, जैसे वक्त अपनी शक्ल में ढल रहा हो। मेहरुन्निसा अपने अब्बा के लिए खाना लाती, मगर दरवाजे की दहलीज से आगे नहीं जाती, क्योंकि वो जानती थी उस कमरे में सिर्फ जेवर नहीं, तकदीर बन रही है। महीनों की मेहनत के बाद आखिर वो लम्हा आया। फजलुद्दीन ने जेवर को हाथों में लिया। वो हार नहीं, जैसे रोशनी का घेरा था। जब उसने उसे रोशनी में उठाया तो कमरे की हर चीज रुक गई, हवा, शमा, यहां तक कि उसका सांस भी। फिर अचानक सब कुछ वापस चलने लगा, मगर फजलुद्दीन की आंखों में एक नया डर उतर आया। वो जान गया कि उसने कुछ ऐसा बना दिया है जो जिंदगी के कानून के खिलाफ है। उसी रात मेहरुन्निसा बुखार में तपने लगी। तबीब आए, दवाएं आईं, मगर बीमारी न रुकी।
फजलुद्दीन ने जेवर हाथ में लिया और आसमान की तरफ देखा। ऐ वक्त, तू मेरी मुट्ठी में है, फिर मेरी बेटी की सांसों में क्यों नहीं रुकता? उसने जेवर को उसकी छाती पर रखा और पल भर को मेहर उन निसा की सांस थम गई। कमरा रोशन हो गया, हवा में घड़ियों की गूंज भर गई और बाहर का चांद जैसे थम गया। फजलुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वक्त को रोक दिया था, मगर कीमत अपनी बेटी की रूह से अदा की थी। सुबह जब बादशाह का कासिद आया, फजलुद्दीन महल के बाहर खड़ा था, हाथ में वही जेवर और चेहरा पत्थर सा। उसने कहा, हुजूर का हार मुकम्मल है, मगर वक्त रुक गया है और मेरा दिल उसके साथ दफन हो गया है। उसी रात मेहर उन निसा को दफन किया गया। फजलुद्दीन ने वो जेवर उसकी कब्र में रख दिया और बोला, वक्त को रोकना मुमकिन है, मगर जो रुक जाए वो जीता नहीं। फिर वो अंधेरी गलियों में गुम हो गया। कहते हैं उसके बाद किसी ने फजलुद्दीन को नहीं देखा, मगर जब भी नूरगढ़ में पूरा चांद निकलता, जमीन के नीचे से घड़ियों की धीमी आवाज आती, जैसे वक्त अब भी किसी कब्र में सांस ले रहा हो। रात चांद से भी ज्यादा खामोश थी। नूरगढ़ की फिजाओं में एक अजीब सा बोझ लटका हुआ था, जैसे जमीन और आसमान के बीच कोई अधूरा वादा मुअल्लक हो। मेहर उन निसा की कब्र ताजा थी, उस पर अब भी मिट्टी की नमी बाकी थी। फूलों की खुशबू में दर्द घुल चुका था और हवा में किसी नादिदा घड़ी की धीमी टकटक सुनाई देती थी। वो वक्त का जेवर जो मेहर उन निसा के सीने के साथ दफन किया गया था, अब जमीन के नीचे सांस ले रहा था और उसकी सांसों से जमीन के झर्रे कांपने लगे थे। मेहर उन निसा की रूह जाग चुकी थी, मगर वो जागना नींद की तरह नरम नहीं था। वो जागना एक दर्दनाक बेदारी था, जैसे कोई ख्वाब अपने अंदर से हकीकत को काट कर निकाल रहा हो। वो रोशनी जो जेवर से निकल रही थी उसके चेहरे पर पड़ी। एक लम्हे के लिए उसने महसूस किया कि वो जिंदा है, मगर उसके चारों तरफ सब कुछ थम गया है। फूल, मिट्टी, कीड़े, सब एक ही पल में ठहरे हुए। अब्बा, उसने धीमी आवाज में पुकारा। ये कैसा सुकूत है? क्या ये जिंदगी है या कोई ख्वाब? उसके सीने पर रखा जेवर धड़कने लगा, जैसे किसी दिल की तरह वो हर लम्हे वक्त को अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। जमीन के ऊपर दिन नहीं निकला। सूरज मशरिक से निकलने से पहले ही जैसे घबरा कर लौट गया। नूरगढ़ में वक्त ने चलना छोड़ दिया। लोगों के साए दीवारों से चिपक गए। चराग बुझने के बाद दोबारा जल उठे और पानी उल्टी तरफ बहने लगा। लोग कहने लगे, फजलुद्दीन का बनाया हुआ जेवर लानत है, उसने वक्त का गला घोंट दिया है। मगर महल की दीवारों के अंदर बादशाह शाह मुराद अपनी यादों में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके लिए वक्त का रुक जाना मोहब्बत का जिंदा होना था। वो नहीं जानता था कि वो जेवर अब माजी और हाल के बीच एक दरवाजा बन चुका है। ऐसा दरवाजा जिसके पीछे उसकी महबूबा नहीं, बल्कि फजलुद्दीन की बेटी की रूह जाग रही थी। मेहर उन निसा अब कब्र के अंधेरों में वक्त से हम कलाम थी। उसने आंखें बंद की तो रोशनी की एक लहर उसके सामने लहराई। उस रोशनी से आवाज आई, मैं वक्त हूं, मैं न तुम्हारा हूं न तुम मेरी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, एक खामोश सांस? मेहर उन निसा ने कांपती आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मगर मेरे अब्बा ने तुझे मेरी सांसों में कैद कर दिया है। वक्त हंस पड़ा, ऐसी हंसी जिसमें सदियों की थकान थी। तुम्हारे बाप ने मुझे रोकने की जुर्रत की, मगर वो नहीं जानता था कि वक्त रुकता नहीं, मुड़ता है। अब तुम्हारे जरिए मैं वापस जा रहा हूं। ये कहते ही रोशनी घूमने लगी। मेहर उन निसा के चारों तरफ जमीन का रंग बदलने लगा। माजी अपनी सिमत पलटने लगा। दरख्तों की जड़ें ऊपर उठने लगी, मिट्टी हवा में तितर बितर होने लगी और कब्र के पत्थर पिघलकर रोशनी बन गए। फजलुद्दीन उस रात पहाड़ों के एक किनारे पर अपनी नदामत के साए में बैठा था। अचानक उसके कानों में वही घड़ियों की टकटक गूंजी जो उसने जेवर बनाते वक्त सुनी थी। जमीन हल्की सी कांपी और उसके सामने मिट्टी से चमक उठी। मिट्टी के बीच से रोशनी का एक घेरा निकला और उसमें उसी जेवर की चमक थी जो उसकी बेटी के साथ दफन था। फजलुद्दीन का दिल जोर से धड़कने लगा। मेहर उन निसा, क्या तू है वहां? एक नरम आवाज आई, अब्बा, तुमने वक्त को रोकने की कोशिश की थी, मगर वक्त ने मुझे वापस भेज दिया है। मगर ये वापसी जिंदगी नहीं, हिसाब है। फजलुद्दीन के कदम जमीन में धंसने लगे। वक्त उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसकी उम्र उल्टी सिमत बहने लगी और उसके चेहरे की झुर्रियां मिटने लगी। वो हैरान था। जिंदगी लौट रही थी,
मगर बेटी की आवाज हर लम्हे मध्यम हो रही थी। नूरगढ़ के महल में बादशाह शाह मुराद ने जेवर मंगवाया। जब उसे पता चला कि वो दोबारा जाहिर हुआ है तो उसने फजलुद्दीन को पकड़वा लिया। मगर जब फजलुद्दीन दरबार में आया तो उसके साथ मेहरुन्निसा की रोशनी भी थी। उसकी सूरत अब नूर में ढल चुकी थी, जमीन पर उसका साया नहीं पड़ता था। शाह मुराद ने हैरत से पूछा, ये क्या है, इंसान या ख्वाब? फजलुद्दीन ने धीरे से कहा, ये वही लम्हा है जो आप कैद करना चाहते थे हुजूर। वक़्त अब आपके दरबार में नहीं, आपके ज़मीर में आया है। बादशाह ने जेवर छीनकर अपने गले में पहन लिया। अचानक उसके चारों तरफ फिजा जम गई। दरबार के सिपाही, खादिम सब पत्थर बन गए। महल की दीवारों पर वक्त की रेत बहने लगी। शाह मुराद ने महसूस किया उसके दिल की धड़कन थम रही है, मगर उसकी आंखें माजी देख रही हैं। उसने मलिका जरीन चश्म को देखा जो उसे बुला रही थी, मगर उसके होंठ खामोश थे, क्योंकि वो सिर्फ याद थी, जिंदगी नहीं। महल गिरने लगा। फजलुद्दीन ने बेटी की तरफ देखा। बेटी, वक़्त को आजाद कर दे, वरना ये दुनिया हमेशा के लिए थम जाएगी। मेहरुन्निसा की रोशनी कांपने लगी। उसने जेवर को हाथ में लिया और आसमान की तरफ उठाया। बादल फट गए और पहली बार नूरगढ़ में बारिश हुई। जमीन पर गिरे हर कतरे ने माजी को धो डाला। जेवर की चमक धीरे धीरे मध्यम होने लगी और मेहरुन्निसा की रोशनी आसमान में घुल गई। फजलुद्दीन जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने देखा अब वक़्त बह रहा है, मगर सुकून से। सदियां गुजर गईं, नूरगढ़ मिट्टी हो गया। मगर कहा जाता है, जब किसी गांव की गली में घड़ी की सुई एक लम्हे के लिए रुकती है, तो कहीं ना कहीं जमीन के नीचे वो जेवर अब भी सांस लेता है। और जब किसी बाप की दुआ बेटी के लिए कबूल होती है, तो हवा में वही आवाज सुनाई देती है। वक़्त रुक नहीं सकता, मगर मोहब्बत उससे आगे चल सकती है। दोस्तों, वक़्त का जेवर सिर्फ एक कहानी नहीं, ये याद दिलाता है कि मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो बस रुख बदल लेती है। कभी बेटी की मुस्कान में, कभी मिट्टी में दफन जेवर में, और कभी तुम्हारे दिल की धड़कन में, जहां वक़्त भी ठहर जाता है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि मोहब्बत, वक़्त और दुआ की ये खुशबू हर दिल तक पहुंच जाए। केटी स्टोरीज वॉइस तुम्हारे लिए लाता है दिल को छू लेने वाली कहानियां, मोहब्बत, एहसास और इबरत से भरी दास्तानें। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि एक कहानी किसी का वक्त बदल सकती है। केटी स्टोरीज वॉइस, जहां लफ्ज रूह बन जाते हैं।